बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म भाग 15 में आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.5 की प्रश्न संख्या 2 से 3 तक। प्रश्न संख्या 1 को हमने पिछले भाग में हल किया था। उम्मीद करता हूँ उस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने उस प्रश्न का अच्छे से अभ्यास भी कर लिया है। अब अपनी नोटबुक तैयार रखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 2 और 3 का हल भी, और फिर बिना देखे खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 2 का भाग 1, इसमें क्या बताया गया है पहले उसे पढ़ लीजिए ध्यान से। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण युग्म क्या दिया गया है उसे भी देख लें। 2x + 3y = 7, a - bx + a + by = 3a + b - 2। ये जो समीकरण युग्म आपको दी गई है उसमें a और b क्या है, अज्ञात संख्याएं हैं। इनके ऐसे मान हमें ज्ञात करने हैं जिसके लिए समीकरण युग्म के क्या हों, अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान हो। तो हल में पहले लिख लीजिए जो समीकरण युग्म दी गई है उसे मानक द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के रूप में लिखेंगे। हल में जो हमें समीकरण युग्म दी गई है उसे देखिए, समीकरण युग्म की जो पहली समीकरण है वो है 2x + 3y = 7। बराबर वाले 7 को इधर ले आइए और ये बन जाएगा 2x + 3y - 7 = 0। समीकरण 1। दूसरी समीकरण क्या है, a - bx + a + by, और ये जो बराबर वाला 3a + b - 2 है इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, आपको मिल जाएगा माइनस में 3a + b - 2 = 0। समीकरण संख्या 2। तो जो दी गई रैखिक समीकरण युग्म थी उसको हमने क्या किया है, मानक रूप में लिखा है। अब इसकी तुलना कर लेंगे हम मानक द्विचर रैखिक समीकरण युग्म, अर्थात a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से। इससे तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाल लेंगे। तो देखिए लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म की तुलना a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर तुलना कर लीजिए। a1 का मान आपको मिल जाएगा 2, b1 का मान मिल जाएगा 3, c1 का मान बताइए बच्चों कितना आ जाएगा, -7। पहले समीकरण से a1 b1 c1, दूसरे से a2 b2 c2 प्राप्त कर लेंगे। a2 हमें मिलेगा a - b, b2 कितना मिलेगा, a + b, और c2 मिल जाएगा माइनस में 3a + b - 2। अब क्योंकि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के क्या हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान हैं, इसलिए लिखेंगे, देखिए बच्चों लिखेंगे क्योंकि इस रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान हैं। अतः देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होने की शर्त क्या है,
A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 होना चाहिए। अनंत हलों वाली कंडीशन को ही हम बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन। क्योंकि इस रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है, अनेक हल विद्यमान है, इसलिए इस रैखिक समीकरण युग्म के लिए हम लिखेंगे A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 और ये बराबर होना चाहिए C1/C2 के। यहाँ भर दीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान। A1 का मान है 2, A2 का मान है A माइनस बी, B1 का मान 3, B2 का मान A प्लस बी, C1 का मान माइनस में 7, C2 का मान माइनस में 3A प्लस बी माइनस 2। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल भी कर दीजिए, हो जाएगा 7/3A प्लस बी माइनस 2। A1 B1 C1 2 3 माइनस 7, A2 B2 C2 A माइनस बी A प्लस बी और माइनस में 3A प्लस बी माइनस 2। ये सब हमने रख दिए हैं अपरिमित रूप से अनेक हलों की शर्त A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, अब देखिए प्रथम दो अनुपातों से और अंतिम दो अनुपातों से जब हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। लिखेंगे प्रथम एवं द्वितीय से, प्रथम एवं द्वितीय से हमें मिल जाएगा 2/A माइनस बी बराबर 3/A प्लस बी। वज्र गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 गुणा A प्लस बी बराबर 3 गुणा A माइनस बी और यहाँ से आपको मिल जाएगा 2A प्लस 2B बराबर 3A माइनस 3B। ये 2A उधर जाएगा तो इधर A बच जाएगा, ये माइनस का 3B इधर आके जुड़ जाएगा तो 5B हो जाएगा। यानी कि 5B बराबर किसके आ जाएगा, 5B बराबर आ जाएगा A के। इसे बोल दीजिए समीकरण संख्या 3। ये तो पहले और दूसरे से हल किया, पहले और तीसरे से भी हल कर सकते हैं, दूसरे और तीसरे से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले दूसरे से हल कर लिए हैं, अब लिखेंगे द्वितीय एवं तृतीय अनुपात से, तृतीय अनुपात से देखिए दूसरे और तीसरे अनुपात से भी हल कीजिए, हमें क्या मिलेगा। दूसरा अनुपात तो है 3/A प्लस बी और तीसरा अनुपात क्या है 7/3A प्लस बी माइनस 2। पहले हमने इन दोनों को बराबर लिया, हल किया, A बराबर आ गया 5B। फिर हम आखिरी दो दूसरे और तीसरे को बराबर लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, देखिए वज्र गुणा कीजिए, यह आ जाएगा 3 गुणा 3A प्लस बी माइनस 2 बराबर 7 गुणा A प्लस बी। और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 9A प्लस 3B माइनस 6 बराबर 7A प्लस 7B। ठीक है, ये A और 7A और 7B को इधर ले आइए, आपको मिल जाएगा क्या 2A, 3B में से 7B गया तो माइनस का 4B माइनस का 6 बराबर 0। इसे बोल दीजिए समीकरण संख्या 4। 3 और 4 क्या हैं, A और B में रैखिक समीकरण युग्म है। इसे हल कर लेंगे हम, चाहे तो विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या वज्र गुणन विधि से, किसी भी एक विधि से हल कर लीजिए। मैं प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करूंगा, लिखूंगा समीकरण 3 से A का मान समीकरण 4 में रखने पर
देखिए 3 से ए का मान क्या है 5b, ए बराबर किसके है 5b के, तो यहाँ 4 में ए के स्थान पर रख दीजिएगा 5b। 4 क्या है 2a माइनस 4b बराबर 6, 2a माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0, 2a माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0। यहाँ a के स्थान पर हम रख देंगे 5b माइनस 4b बराबर 6 हो जाएगा। क्या माइनस का 6 उधर जाके 0 में जुड़ जाएगा प्लस का 6, ये हो जाएगा 5 दूनी 10b, 10b में से 4b गया तो 6b बराबर 6, और यहाँ से b का मान आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा 1, तथा क्योंकि a बराबर है 5b इसलिए a का मान आ जाएगा 5 गुणा b की जगह 1, a का मान आ जाएगा 5। अतः बच्चों लिख देंगे, अतः अभिष्ट हल, जो हल हमें चाहिए था वो क्या है a बराबर 5 और b बराबर a और b के हमें ऐसे मान चाहिए थे जिनके लिए ये जो समीकरण युग्म हमें दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 7, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 0, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान हो। किस प्रकार से हल करेंगे, पहले इसको मानक रूप में लिख लेंगे और मानक द्विचर रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान ज्ञात करेंगे। फिर उसको अपरिमित रूप से अनेक हलों की शर्त a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 में रखेंगे। पहले और दूसरे अनुपात से हल करेंगे तो a का मान आ जाएगा 5b, दूसरे और तीसरे अनुपात से हल करेंगे तो हमें a और b में एक और समीकरण मिल जाएगी 2a माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0। यहाँ प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लेंगे, a और b का मान हम ज्ञात कर लेंगे, a का मान आ जाएगा 5 और b का मान आ जाएगा 1। ठीक है, समझ में आ गया इस प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 2 का भाग 2, के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब की बार शर्त क्या है बच्चों, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होना चाहिए। कोई हल नहीं की शर्त क्या है कि a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। याद है ना, दूसरी शर्त मैंने आपको बताई थी, समांतर रेखाओं वाली स्थिति, असंगत समीकरण निकाय वाली स्थिति यही थी, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इस स्थिति में हम क्या कहते हैं, दिए गए रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल विद्यमान नहीं है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए सर्वप्रथम जो समीकरण युग्म आपको दी गई है उसे लिख लें, वो भी मानक रूप में। तो ये हो जाएगी 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, समीकरण संख्या 1। फिर दूसरी समीकरण है 2k माइनस 1 गुणा x प्लस k माइनस 1 गुणा y माइनस, ये पूरे को इधर लेके आओगे तो 2k प्लस 1 बराबर 0, समीकरण संख्या 2। फिर क्या करेंगे, इस शर्त में रखना है तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान आपके पास होने चाहिए, तो इसकी तुलना कर लीजिए, लिख दीजिए दिए गए समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, जब आप इससे तुलना करेंगे बच्चों तो देखिए आपको मिल जाएगा a1 तो मिल जाएगा 3, b1 आपको मिल जाएगा 1 और c1 मिल जाएगा माइनस का 1, a2 मिल जाएगा 2k माइनस 1, b2 मिल जाएगा k माइनस 1 और c2 आपको मिल जाएगा माइनस में 2k प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान तो आप निकाल लेते हैं ना।
फिर हम इस शर्त में रख देंगे, तो लिखेंगे क्योंकि दिए गए समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, अतः युग्म के कोई हल नहीं है, अतः A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, C1/C2। A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान रखिए। देखिए बच्चों 3/2k-1 3/2k-1 बराबर होना चाहिए 1/k-1 1/k-1 और ये बराबर नहीं होना चाहिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए -1/-1 माइनस में 2k+1 के। ठीक है, तो अगर आप देखें तो प्रथम और द्वितीय अनुपात से तो आपको क्या मिलेगा, लिखिए प्रथम एवं द्वितीय अनुपात से, इन दोनों अनुपातों से देखिए 3/2k-1 बराबर 1/k-1, ये हो जाएगा 3k-3 बराबर 2k-1, ये हो जाएगा k बराबर 2। k बराबर कितना होना चाहिए, 2। फिर देखिए अगर आप देखते हैं दूसरे और तीसरे अनुपात को या पहले और तीसरे अनुपात को, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए आप लिखेंगे द्वितीय एवं तृतीय अनुपात से, दूसरे और तीसरे से भी हल करके देखिए 1/k-1 1/k-1 बराबर नहीं होना चाहिए 1/2k+1 के। तो यहाँ से 2k+1 बराबर नहीं होना चाहिए k-1 के। देखिए ये माइनस कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने लिखा है 1/2k+1। फिर यहाँ से k बराबर नहीं होना चाहिए -2k। k बराबर किसके नहीं होना चाहिए, -2k बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्रश्न को अगर हम ध्यान से पढ़े तो हमसे पूछा गया है k के किस मान के लिए समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो हमने देखा कि अगर k का मान 2 है तो कोई हल विद्यमान नहीं होगा। आइए रख के देखते हैं समीकरण में एक बार। तो ये तो हो गया 3x + y - 1 बराबर 0। यहाँ पर अगर आप k की जगह 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 - 1 कितना हो गया, 3x। 2 - 1 क्या हो गया, 1। और वहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 + 1 कितना हो गया, 5। तो ये आ जाएगा -5 = 0। तो k का मान जब आप 2 रखेंगे तो आपको ये समीकरण युग्म मिलेगी। और इसमें देखिए A1/A2 1, B1/B2 भी 1 है, नॉट इक्वल C1/C2 आपको मिल जाएगा। तो k का मान अगर 2 है तो इस समीकरण युग्म के कोई हल विद्यमान नहीं होंगे। किस प्रकार से हल करेंगे, मानक रूप में लिखेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान रखेंगे, कोई हल नहीं की शर्त में इनके मान को रख देंगे, हल करेंगे तो k का मान 2 आ जाएगा। और अगर आप दूसरे और तीसरे अनुपात को हल करेंगे तो यहाँ से आपको मिलता है कि k का मान -2 नहीं होना चाहिए, जबकि हमसे तो सिर्फ यही पूछा गया था कि k का मान क्या होना चाहिए। तो हम लिख देंगे अतः k बराबर 2 के लिए दिए गए समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है बच्चों। समझ में आ गई बात। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपसे कहा गया है निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ये समीकरण युग्म दिया गया है, वज्र गुणन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है।
कौन सी विधि को हम अधिक उपयुक्त मानते हैं ये भी हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो हल में हम लिख रहे हैं सर्वप्रथम प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापना विधि या प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको बताया था क्या है। जो समीकरण युग्म आपको दी गई है उसे लिख लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, दोनों समीकरण युग्मों में से किसी एक समीकरण को लेकर एक चर को पृथक कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं देखिए x को पृथक कर लेता हूँ समीकरण 1 से। तो लिखूंगा, प्रतिस्थापन विधि का नियम आपको पता ही है, लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर क्या आएगा, 9 - 5y, 9 - 5y बटे 8। 9 - 5y, देखो ये प्लस का 5y उधर जाके घट जाएगा, 9 - 5y, ये x के साथ जो गुणा हो रहा है 8 वो बटे में चला जाएगा। फिर ये जो x का मान आया है हमने समीकरण 1 से निकाला है, इसलिए किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या है प्यारे बच्चों, 3x + 2y = 4। 3x का मान रख दिया x की जगह, प्लस 2y = 4 है, प्लस 2y = 4। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये बटे वाली संख्या को हटाने के लिए मैं सारे समीकरण को किससे गुणा कर देता हूँ, 8 से। तो जब आप 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 - 5y, 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ 8 से गुणा करेंगे तो 16y, इधर आ जाएगा कितना, 8 × 4 = 32, ठीक है। अंदर गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 27 - 15y + 16y बराबर कितना, 32, बराबर कितना, 32। और यहाँ पर देखिए ये बच जाएगा y बराबर 32 - 27, 32 में से 27 गया तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, y बराबर आ जाएगा 5। फिर हम क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में, y के इस मान को किसी भी समीकरण में रखकर x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान क्या आएगा, 9 - 5y, y का मान कितना है बच्चों, y का मान है 5y बटे कितना, 8। x बराबर आ जाएगा 9 - 25 बटे 8, यानी कि -16 बटे 8, कहने का मतलब -2। अतः जब आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो x का मान -2 और y का मान कितना आ जाएगा, 5। ये उत्तर हो जाएंगे किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो हमने प्रतिस्थापन विधि में क्या किया, वही जो दो समीकरण आपको दी गई हैं, किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाला, दूसरे में प्रतिस्थापित कर दिया, उससे दूसरे चर के मान आ जाएंगे। दूसरे चर के मान की को हम किसी भी समीकरण में रखकर प्रथम चर का मान निकाल लेते हैं। इस प्रकार से हल कर लीजिएगा बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से ये हल आ जाएगा। फिर देखिए अब हम हल करेंगे वज्र गुणन विधि से। तो लिखते हैं वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। और वज्र गुणन विधि में हम क्या करते हैं, दी गई समीकरण युग्म को सर्वप्रथम मानक रूप में लिखेंगे, सर्वप्रथम मानक रूप में लिखेंगे। तो 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। 8x + 5y = 9, -9 हो जाएगा समीकरण संख्या 1। और फिर 3x + 2y बराबर वाला 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -4 बराबर 0। ये हो गई समीकरण संख्या 2। मिला लीजिए बच्चों, ध्यान से काम करेंगे। 8x + 5y बराबर वाला 9 इधर आके -9 हो जाएगा, 3x + 2y बराबर वाला 4 इधर आके -4 हो जाएगा। मानक रूप में समीकरण आ जाएगा, मानक रूप में समीकरण आ जाएगा। फिर देखिए, क्योंकि
x बटे हमारे पास था BC माइनस BC बराबर y बटे हमारे पास था CA माइनस CA बराबर 1 बटे हमारे पास था AB माइनस AB। ऐसा ही था। नंबरिंग क्या 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ये याद रखने का तरीका मात्र है बच्चों। बाकी सूत्र आप इस तरीके से बोलेंगे कि x बटे B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटे C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बटे A1B2 माइनस A2B1। A1B1C1 A2B2C2 के मान रख दीजिए। तो देखिए x बटे यहाँ से आ जाएगा B1C2 माइनस का 20 आ गया क्या, ये सूत्र वाला माइनस B2C1 कितना आ जाएगा -18 बराबर y बटे C1A2 माइनस 27 माइनस C2A1 कितना माइनस का 32 बराबर 1 बटे A1B2 16 A2B1 15। तो ये आ जाएगा आपके पास x बटे -20 प्लस 18 बराबर y बटे -27 प्लस 32 बराबर 1 बटे 1। ये बच्चों 16 है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से x बटे -2 y बटे 5 बराबर 1। अतः x बराबर आपके पास आ जाएगा -2 और y बराबर यहाँ से भी क्या आ जाएगा 5। तो ये उत्तर हो गया। देखिए इसको थर्ड के बराबर करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को, तो y बराबर x बराबर आ जाएगा -2 और y बटे 5 को 1 के बराबर करोगे तो y बराबर आ जाएगा 5। x बराबर -2 और y बराबर 5 आ जाएगा। बताइए कौन सी विधि उपयुक्त लगी। क्या हमने प्रतिस्थापन विधि में जटिल कैलकुलेशन का सामना किया, थोड़ी कठिन कैलकुलेशन थी, जबकि वज्र गुणन विधि में तो आसानी से हमने क्या किया है, गुणा कर लिया है। छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी थी बच्चों। आगे आपको समझ में कौन सी विधि उपयुक्त है। बिल्कुल इस प्रश्न के लिए वज्र गुणन विधि ही ज़्यादा उपयुक्त है बच्चों। समझ में आ गई होगी ये विधि आपको। और प्रश्न संख्या 3 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 2 और 3 में अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए बच्चों। एक बार पुनः आप इन दोनों प्रश्नों को क्या करेंगे, दोहराएंगे। खुश रहिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।